नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हुए मुर्शिदाबाद और साथ ही मालदा हिंसा को लेकर हमला किया है। उन्होंने आलीपुर द्वारा में एक रैली को संबोधित किया और इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और ज्यादा हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है। पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंसा और भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी के बंगाल ऑपरेशन संबंधी बयान पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो वो जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित करें। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। वे बंगाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग पीएम मोदी के बयान को समझते हैं और वे आगामी चुनावों में इसका जवाब देंगे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे वास्तव में बंगाल के विकास के लिए चिंतित हैं तो वो जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित करें। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग तैयार हैं और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि उनके राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और साथ ही सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित जी आपके साथ ही करते हैं। सुमित जी, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर हमला बोला, कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है और इस वक्त जो हालात है राज्य के वो बहुत ज्यादा खराब है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए, ये कोई पहला कोई वाक्य नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो बंगाल गए हो दौरे पे, क्योंकि चुनावी मोड में रहते हैं, उन्हें हर समय चुनावी मोड दिखाई पड़ता है। जब हमारा देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा था, हमारा देश मुश्किल दौर में था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर होने वाली थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटते हैं और डायरेक्ट बिहार चुनावों के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे रैली करने चले जाते हैं। इनके लिए पहले रैली, इनके लिए अपना कुर्सी, ये जरूरी है। देश क्या कर रहा है, देश कहाँ जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करना इनके लिए आदत है। भ्रष्टाचार अगर देखना है तो बिहार जाइए, बिहार के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आपकी सरकार है, वहाँ पे गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे आप जा करके बयान देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब वहाँ अगर ऐसा है तो पश्चिम बंगाल में भी होगा, इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं कैसे? नहीं नहीं जी, देखिए ऐसा है ना, बिहार देखिए, बंगाल विकसित देश है, विकसित हो रहा है सारी चीजें। इससे पहले जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी कि अभी तो अब जो गड्ढे रह गए थे, देश वहाँ की मुख्यमंत्री गड्ढे भरने का काम कर रही हैं। पर अब उलट अब ये है कि अगर दीदी ने थोड़ा सा भी अगर इनका विरोध करा है तो अब देश के प्रधानमंत्री उल्टी भाषा बोलने लगे हैं कि बंगाल को हमें पुराने जैसा चाहिए। तो हम भी तो कहते हैं भाई, देश को भी तो पुराने चीजों के लेकर के आइए। जो झूठे वादे आपने करे थे पूरे नहीं हुए थे, हमें तो पुराना वाला हिंदुस्तान चाहिए जिसमें रोजगार अच्छा था, महंगाई नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था। हमें दे दीजिए, वही हमें पुराने दिन दे दीजिए। हमें नया दिन नहीं देखना है। जो उन्होंने वादे करे थे 100 स्मार्ट सिटी, वो कहाँ है आज? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का ये भाषण राजनीतिक स्टंट है? कैसे राजनीतिक स्टंट है?
देश क्या के नहीं देश के बताया कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार है या देश नहीं, के नहीं बताया देश कि के हालात कैसे हैं, नहीं बताया कि राज्य में हिंसा हो रही है, नहीं बताया कि लोग परेशान है या नहीं परेशान है? नहीं, हिंसा हिंसा मुझे बताइए, हिंसा केवल एक इन्हें बंगाल में दिखती है, विपक्षी राज्यों में दिखाई पड़ती है। कभी अपने किसी राज्यों में जहाँ पे एनडीए के राज्य हैं, जहाँ पे जो इनके घटक दलों के राज्य हैं, वहाँ पे इन्हें नहीं, कोई अपना हिंसा उनका दिखाई नहीं क्या पड़ती। होता है सर? मणिपुर राज्य तो मणिपुर राज्य है, मणिपुर या ममता मणिपुर बनर्जी की बंगाल सरकार के है, पास। किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होगी? नेहा जी जहाँ मणिपुर है, आज भी वहाँ पे हमले हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं पड़ेगा? तो आज भी मणिपुर में उत्तर किसकी प्रदेश के सरकार है? अंदर, सुन लीजिए, अब मणिपुर में नेहा किसकी जी, सरकार है, मुझे नेहा जी, बताइए ना। नेहा जी, मैं कोई कंप्रोमाइज ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में हो रहा है, आपके प्रदेश में हो रहा है, हम इसके ऊपर नहीं जाना बोल ही चाहते। रहे हैं आप पर ये, मैं- आप यही बोल रहे हैं कि हमारे प्रदेश में नहीं, नहीं हो रहा, ये चीजें ये नहीं उनके होनी प्रदेश चाहिए। में हो रहा है, या हमारे- उधर हम- देखिए, मणिपुर में देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए, कहाँ देखिए सर? अभी बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की हो रही, पश्चिम बंगाल पे रहिए ना। नहीं तो अच्छा, हम अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बंगाल में आकर के बंगाल की बातें करेंगे कि मुसलमान वहाँ पे विकसित नहीं हो पा रहा है, मुसलमान डरा हुआ है, क्यों भाई? मुसलमान कहाँ डरा हुआ है? कभी आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी आप खड़े होकर के कहते हैं कि इतने लोगों ने बर्बाद कर दिया है, 80 और 20 का गेम खेलते हैं जब चुनाव आते हैं, 80-20 क्या है 80-20? 80% आप हिंदू कहते हैं, 20% आप मुस्लिम कहते हैं कि 80-20 का तो मतलब यही है। हमें 80-20 पे नहीं जाना, हमें चाहिए रोजगार, चाहिए विकास, चाहिए है देश के अंदर। किसी भी प्रदेश की बात हो, रोजगार की बात करिए, प्रदेश के अंदर अगर आपने जब 2014 में बने थे, 2014 के बाद 2019 के बाद भी आपने यही कहा था कि हम हर राज्य को अपने साथ में लेकर के काम करेंगे। पर आज जिस तरीके से विकास की बात करनी चाहिए, अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री ने अपने कई बार आपको सूचित करा है कि भाई हमें यहाँ पे विकास के लिए फंड की जरूरत है, आपने क्यों नहीं देने की बात करते, क्यों छोड़ देते हैं? अभी यही चीज अगर आपका दिल्ली मांग ले, दिल्ली प्रदेश, या आपका बिहार मांग ले, या आपका मांग ले उत्तर प्रदेश फंड, तो आप लोग तुरंत उससे ज्यादा, जैसे अगर वहाँ पे 100 रुपए की नीड है तो उससे ज्यादा आप लोग देने के डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, वाकई क्या, वाकई ठीक है, मैं आ रही हूँ, वाकई क्या पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अभी तक के राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो क्या वाकई ऐसा किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से फंड देने में या सहूलियत देने में पिछड़ों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार केंद्र में और राज्य में एक सी होती है तो आप ये मान के चलिए कि समन्वय होता है, और एक पार्टी की सरकार होती है तो वो काम होते हैं। ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से उस तरह से प्रक्रिया चलती गई, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहती थी और दूसरी अगर ग्रुप की सरकार रहती है तो उनको थोड़ा सा वित्तीय संसाधनों का क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो राज्य को अपने हिसाब से मिलता है, लेकिन हाँ कुछ बोनस मिल जाता है जब अगर उनकी समन्वय की सरकार है। लेकिन ये हमारी एक राजनीतिक पार्टियों को राजनीति का ये भी हमें समझना चाहिए कि जब हम चुनाव के समर में जाते हैं तो हम विकास की बात करते हैं। अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वो विकास की है, रोजगार की बात है, और सारी चीजें महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम जाति और नहीं लड़ते, हम विकास हमने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो जब हम जब हमारी करते हैं, हम दूसरी पार्टी भी अगर केंद्र में है तो हम थोड़े से फायदा क्यों उठाएं? हमें हमारी ऐसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमारी एक ऐसे समन्वय की राजनीति होनी चाहिए कि हम उससे पैसा ले सके और उससे अपना जो हिस्सा है उससे ज्यादा, क्योंकि वो हिस्सा तो मिलता है लेकिन हिस्सा से ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन जब सरकार ये सोचती है कि वहां पे हमको केंद्र की जो सरकार होती है और जो दूसरी सरकार होती है वो चाहती है कि हमारी पार्टी का दायरा बढ़े, तो वो इस तरह से योजना, जैसे आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 1100 करोड़ रुपए की योजना जो सीएसडी की लागू की, जो गैस पाइपलाइन की, तो वो एक योजना है। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री की खूबी है, हम जानते हैं कि वो जब विपक्ष को बड़े तरीके से घेरते हैं, हमेशा एक स्लोगन बोलते हैं, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, और दूसरी बात आंकड़ों की तरह बात करते हैं, और भेद उनको देश सुनता भी है। तो क्योंकि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है और सिंदूर के तहत वो उनकी पार्टी और राष्ट्र का गौरव के लिए वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, तो उसका संदर्भ में लेके उन्होंने ममता सरकार को घेरा और ममता सरकार की उन्होंने 5 कमियां भी दिखाई। उन कमियों से हिसाब से जो भी काम हुआ, तो अब सरकार निश्चित रूप से उस तरह से मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं। जी जी जी। तो इस तरह से जी जी तो इस तरह से उन्होंने 5 बिंदु रखे, बेरोजगारी, करप्शन और जाति हिंसा, जो अप्रैल में जब वक्फ बोर्ड का हुआ था, तो उस समय की हिंसा देखी थी, वहां की जनता ने
केंद्रीय फोर्स को मंगाया था स्टेट, क्योंकि संविधान में जो सुरक्षा की गारंटी है वो राज्य की रहती है, लेकिन उसके बाद केंद्रीय फोर्स को आया वहां जो वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक थे उनकी बड़ी स्थिति बनी। तो ये राजनीति ये कहीं से अलग नहीं है कि ममता जी वहां पे तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम को ज्यादा लिबरल रहती हैं, बल्कि क्योंकि वो अपना कुछ ब्राह्मण कार्ड और हिंदू खुद अपने को बता के मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये राजनीति का अंग है। लेकिन सबको जनता जब सरकार चुन के आती है तो समन्वय का व्यवहार होना चाहिए, और वहाँ पे स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, ये सबको पता है। ठीक है, मैं इसी पे जवाब ले लेती हूँ सुमित जी देखिए, अब तो भूपेंद्र जी जो है राजनीतिक विश्लेषक है, ये किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं है, तो खुद कह रहे हैं कि देखिए अगर राज्य में इस तरह की स्थिति है और मुस्लिम प्रेम ज्यादा है, तो यानी कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वही भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे नहीं हो रहा जी ऐसा? नहीं जी देखिए, ये तो आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे आप दिखाइए ना, बताइए कि अगर कहीं पे चलिए पिछले उसमें कहीं वायलेंस हुआ, मैं मानता हूँ कि जिन लोगों के मुर्शिदाबाद वाला जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मुर्शिदाबाद में जिन हिंदुओं के परिवारों के आग लगी थी, जिस परिवार में भी, उसको दीदी ने खुद कहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम इस परिवार जिन परिवारों के यहाँ ये कुछ भी आगजनी हुई है, उन परिवारों को हम नए पक्के मकान बना करके देंगे। तो इसमें क्या गलत है? अगर चीज वहाँ पे वायलेंस हुई है, वायलेंस को कम करने का जिम्मा हमारा है, और उन आरोपियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है कि जिन लोगों ने वायलेंस करा था। या समझ लीजिए, बंगाल के अंदर मैं आपको पहले बता दूं, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे कोई सा हो, दमदम का एरिया हो, चाहे हावड़ा का हो, जहाँ पे वो वायलेंस होने का काम करा था जिन लोगों ने, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वह हमारी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे सीपीएम को। देखिए, ये जो वायलेंस की वहाँ पे जो राजनीति है, वो वायलेंस की राजनीति 2011 से पहले से है। हम उसे कम करने का कर रहे हैं, पर जिस तरीके से भाजपा और सीपीएम मिल करके दीदी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। पर इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री आज गए थे, तो मैं समझता हूँ अगर दीदी ने भी इस बात को कहा है कि अगर आपको लगता है आप जल्दी चुनाव करा लीजिए, इसका जवाब आपको वहाँ की जनता दे देगी। चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका जवाब आपको नहीं। जो हिंसा हुई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा का भी जिक्र उन्होंने किया, इसका जवाब कौन देगा? चुनाव में तो जवाब चले जनता दे देगी, लेकिन इसका जवाब कौन देगा, ये बताइए ना। देखिए नेहा जी, देखिए मैं तो एक बात ये मानता हूँ कि अगर इन्हें लगता था कि मुर्शिदाबाद में और वहाँ पे और जो हमारे चीजें हैं, अलीदमदम, मालदा, तो अगर वायलेंस हुआ है, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, आप लोग चिल्ला रहे हैं, डिबेट में बैठ के भाजपा के लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन बोलने से नहीं होता। अगर आपको लगता था गलत हुआ है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। हम लोग भी, टीएमसी के लोग खुद ये चाहते हैं, कुछ गलत हुआ है आप लगा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, केंद्र में बैठे हुए, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यपाल आपका है, आप लगा दीजिए, पर राजनीति मत करिए, लोगों को बहकाने का भड़काने का काम मत करिए। और आपके नेता वहाँ पे अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे ये कहते हैं कि हमें 1 घंटे का टाइम मिल जाए तो हम उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को ला करके ये पूरा एरिया खाली करा देंगे। जिस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों आरोपी हैं, चिट फंड के आरोपी। आरोपियों को आपने नेता बना रखा है आपने, ये सबसे बड़ी बात है। अधिकारी तो आपकी पार्टी में थे ना सर? शुभेंदु अधिकारी हमारी ही पार्टी में थे, जब तक हमारी पार्टी में थे आरोपी थे, तब तक वो दूध के दूल्हे थे। अब वो बीजेपी में आ गए तो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप हमने नहीं लगाए नेहा जी, भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं भाजपा ने लगाए हैं, माननीय मोदी जी ने लगाए हैं। पूछिए ना, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिएगा कि जितने लोग हैं, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जितने लोग भी टीएमसी में थे, आज वो भाजपा में हैं, आरोपी भाजपा में। हम तो खुद कहते हैं जांच कराइए, क्या हुआ सीबीआई, इनकम टैक्स का क्या हुआ, सीबीआई इन लोगों ने क्या काम करा शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करिए आप पर, जब तक वो टीएमसी में होती है, आरोपी होते हैं। मैसेज गलत नहीं जाता है क्या? जिस बात का जिक्र अगर सुमित जी कर रहे हैं कि जो पहले नेता थे टीएमसी में या भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, अब तो साफ सुथरी छवि वाले हो गए हैं, लेकिन जब बात तुष्टीकरण की आती है तो बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण कर रही है टीएमसी, और हिंसा का जिक्र होता है तो कहते हैं हिंसा भी करवा रही है टीएमसी, और कानून व्यवस्था की बात होती है तो कहते हैं ताक पर रखा जा रहा है, ये भी टीएमसी की वजह से। मतलब सब चीजें टीएमसी कर रही है क्योंकि उनकी सरकार है। भूपेंद्र जी देखिए ममता जी, हम
ममता जी का अपना एक जनाधार है और ममता जी ने वहां संघर्ष किया है और जमीन से जुड़ी हुई नेता है। उन्होंने लगभग 3 दशक पुरानी वामपंथी पार्टी को उखाड़ के जीरो पे ला दिया है। उन्हीं की कल्पना है कि कांग्रेस को वहां से पहले दरकिनार किया, फिर वामपंथियों को दरकिनार किया। वो कांग्रेस से उनकी राजनीति शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वो एनडीए का भी एक बार हिस्सा रही जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो रेल मंत्री भी थी। तो उनका राजनीति अपना एक संघर्ष है और उनकी अपनी एक राजनीति की एक अलग महत्वाकांक्षा भी है और अपनी एक थीम भी है उनकी। वो जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, वहां वो जानते हैं कि मुस्लिम जो वोट है वो कलेक्टिव वोट है, वो डिवीजन नहीं होता, और वो हिंदू वोट डिवीजन होता है। वो जाति में बटा हुआ है, वो और भी कई चीजों में बटा हुआ है, जिसके कारण वो पूरा पैक्ट के रूप में नहीं जाता। और मुस्लिम वहां पे जहां पे आबादी ज्यादा है और जिस विधानसभा में पूरा पैक्ट के साथ उनके साथ, वो आज से अगर 3 दशक पहले देखा जाए तो वो वामपंथी के साथ था, लेकिन उन्होंने वामपंथियों को खत्म करके और कांग्रेस की भी जड़ खत्म करके पूरा एक सेक्टर और 2 पंचवर्षीय योजनाओं में, 2 पिछले इलेक्शनों में बीजेपी ने बहुत प्रयास किया और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लगभग 76 सीटें उस समय के कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के थे, उनको प्रभारी बनाया गया और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन तब भी उनको सत्ता से हटा नहीं पाए। तो इसलिए उनको जनता के पीछे भरोसा है, इसलिए वो चैलेंजिंग में हमेशा बात करती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो चुनाव के समर में आ जाइए। वो हमेशा यही बात करती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, हमेशा उनका संगठन चुनाव मोड में रहता है, इसीलिए ममता जी भी चुनाव मोड में हमेशा रहती हैं। वो कहती है कि हाँ, फैसला चुनाव। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे वहां पे जो विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं, विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में समन्वय बने, इस तरह से हिंसा का प्रभाव नहीं बढ़े। और दूसरी बात, वहां पे रोजगार की जो क्राइसिस हुई है, जो करप्शन चार्जेस में मंत्री भी जेल में गए हैं, उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, ये सारी चीजें बनती हैं तो एक कंपाउंड सा बनता है जो सत्ता के में रूट पार्टी के विरोध में बनता है। और जो कांग्रेस बीजेपी जो उस समय पार्टी है, वो इसको बजाने की कोशिश कर रही है और अपने संगठनों को बूस्ट कर रही है, क्योंकि आए हुए तो वही टीएमसी से ही लोग हैं, उनके नेता जो टीएमसी से ही आए हैं, तो वो भी अपने वो बांग्ला भाषी हैं और वहां की जमीन को समझते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बड़ी समस्या है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। आज वह सत्ता के साथ जहां है तो वहां हो जाता है, और जैसे ही उस तरह से दूसरी, क्योंकि हमने इसके बाद भी देखा है कि जो केंद्र में मंत्री थे और वो फिर बीजेपी के टीएमसी के साथ चले गए थे। तो ऐसी राजनीति स्थितियां बनती है। राजनीति हमेशा कैलकुलेशन का है, सत्ता का समीकरण है, लेकिन मोदी जी एक बड़े ब्रांड हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब अपने संगठन को जब बूस्ट करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो नेता को आना पड़ता है उनके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए। तो ममता जी ने इसीलिए काउंटर किया है, क्योंकि उसका पूरा बेनिफिट ना उठाए। काउंटर करेंगे तो जनता में एक संदेश जाएगा। तो ये राजनीति है और राजनीति करना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति पार्टियां हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो मतदाता के हाथ में होता है। चलिए, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौटती हूँ सर। आलोक जी, क्यों ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, कानून व्यवस्था को ताक पर रखा जा रहा है, तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है टीएमसी वाले? देखिए, वहां पर जिस तरीके के भ्रष्टाचार देखने को मिले टीचर्स बहाली में और अन्य जगहों की बहाली में, और जितने करोड़ों रुपए बरामद हुए, वो स्पष्टता से इस चीज को उजागर करता है कि ऑल इज नॉट वेल। और जिस तरीके से वहां पर रोहिंग्यास को और बांग्लादेशीज को बसाकर उनको भारतीयता का प्रमाण पत्र देकर अपने वोट बैंक बनाने की कवायद चली आ रही है, वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद कौन कहेगा कि ऑल इज वेल? आप बताइए जी। कहीं से आपको नजर आ रहा है कि वहाँ सारी चीजें? सुमित जी जवाब दीजिए। सुमित जी जवाब दीजिए। देखिए, आलोक वर्ती बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। ये पूछिए कि 11 साल हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री जी को बने हुए, और चुनाव से पहले से चिल्लाते हैं रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। तो मुझे बता दिए कि आपने 11 साल में कितने रोहिंग्या को बाहर निकाला? कोई डाटा होगा आपके पास? बांग्लादेशियों को कितने को निकाला बाहर? तो डाटा होगा आपके पास? केंद्र के पास तो डाटा होता है। और देश की सुरक्षा आपके हाथों में, देश के बॉर्डर्स आपके हाथों में, फिर भी आप कह रहे हैं रोहिंग्या अंदर घुसे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी क्या बीजेपी के हाथों में है? मुझे बताइए ना। नेहा जी, मुर्शिदाबाद
में अगर ये सब होता है, हिंसा होती है, मालदा में हिंसा होती है, अलीपुर द्वार में हिंसा होती है, तो ये अलीपुर द्वार में माफ कीजिएगा रैली निकाली है, लेकिन मैं कह रही हूँ इतनी जगह पे हिंसा होती है, इससे पहले भी हुआ, ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले हिंसा के मामले सामने नहीं आए पश्चिम बंगाल में? यानी कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो बीजेपी के हाथ में है क्या? नेहा जी, मैं मानता हूँ आपकी बात कि वायलेंस हुआ है, पर कि जो लोग ने करा है वो लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई होती है उनके ऊपर, कि आपने समझे कि कार्रवाई नहीं होती है। हिम्मत कैसे हो जाती है सर करने की? वो भय, वो डर क्यों नहीं है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भय और डर दोनों ही है। चाहे अभी एक मसला आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, जिस तरीके से महाराष्ट्र का एक वीडियो आया था, सबके पास होगा, आपके पास भी होगा, जिस तरीके से पुलिस वालों ने बगैर किसी उसके आरोपियों को, महाराष्ट्र में क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, पकड़ करके 3 लड़कों को जबरदस्ती डंडे से सूता है और उनके ऊपर आरोप लगा दिया। तो ये भी हम लोगों ने देखा है प्रशासन किस तरीके से काम करता है। बस हम बेगुनाहों को जबरदस्ती नहीं पकड़ते हैं, जो गुनहगार होते हैं पकड़ के जेल में डाला जाता है बंगाल के अंदर, बख्शा नहीं जाता है। पर इसी का उदाहरण अभी इन्होंने आलोक जी ने दिया था कि शिक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या हुआ? शिक्षक भर्ती घोटाला हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, जिस तरीके से चल रहा है मसला, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक का भी घोटाला चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही का एक किस्सा है, अगर आपको ध्यान होगा नेहा जी, आलोक जी को भी मालूम होगा, खूब वीडियो वायरल हो रही है उसकी सीएम योगी के लिए। तो ये अगर आरोप हमारे पे लगाते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है साहब, पर आप पहले अपना प्रदेश देखिए। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में, हम तो आज भी शिक्षक के संग में खड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, हम उनके संग में हैं। ये अजीब बात है कि जब भी आप लोगों पर सवाल खड़े होते हैं तो आप बार बार ये कहते हैं कि जी ऐसा तो कुछ है नहीं, आप तो चुनाव करा लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हो रहा है, बिहार में तो ऐसा हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो रहा है। नहीं, ये कोई जवाब नहीं होता ना। मैं आ रही हूँ आलोक जी देखिए, अभी मैं आ रही हूँ ना सर, 2 सेकंड रुकिए तो सही सर, रुकिए ना। अभी आपने पूरे वक्त बोला है ना, सब जनता ने सुना है। आलोक जी का मैं रुक कर लेती हूँ। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ममता बनर्जी कह रही अगर ये हालात हैं और आपको लगता है तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ, करवा लीजिए चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता क्या चाहती है क्या सब क्लियर हो जाएगा। तरीके से चुनाव में जिस तरीके से नेहा जी इन्होंने मुसलमानों को भर भर कर बोरे में और वहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाए हैं, उससे असमंजस की स्थिति है और वो डरा कर रखते हैं वहां की आवाम को। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब लोगों में विद्रोह होगा और इनके अकल ठिकाने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से वहां काम कर रही है, हालांकि हमारे बहुत से वर्कर की हत्याएं की हो गई हैं वहां पे, लेकिन हम फिर भी राष्ट्र हित में वहां से हिले नहीं है, डटे हुए हैं। और आने वाले समय में इनको जोरदार टक्कर मिलने वाली है और इनके सारे ये बात तो आप पिछले चुनावों में भी कह रहे थे ना सर। देखिए, पिछले चुनाव में भी हमने 77 सीटें हासिल की थी, वो कमजोरी से नहीं लड़े थे। ठीक है, इन्होंने वहां पर बांग्ला मानूस ये सब का स्लोगन देख के वहां के लोगों को रिझाने का काम किया, लेकिन अब लोग त्रस्त हैं, पस्त हैं, अस्त हैं। अब लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अब ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाला चुनाव इनके लिए बहुत भयंकर होने वाला है। और जिस तरीके की ये राजनीति कर रही है वो राष्ट्रहित में नहीं है। कैसे नहीं है? बांग्लादेश से लोगों को बसा कर, रोहिंग्या को बसा कर इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ वोट बैंक बढ़ाने की कवायद की है, उसका भी अब अंत होने वाला है। ठीक है, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए टीएमसी जिम्मेदार है क्या सुमित जी? अपना वोट बैंक बनाने के लिए आपने रोहिंग्याओं को बसाया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। नेहा जी, मैं तो ये अभी भी कह रहा हूँ कि आलोक जी ये बता दे 11 साल में इस देश से इन्होंने कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा, कितने लोगों को बाहर निकाला, नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने एक बात और कही थी कि दीदी तो ये कहती है कि चुनावों के अंदर आ जाए और वहाँ पे भ्रष्टाचार है। तो मुझे आप बताइए कि देश के अंदर स्लीपर सेल आपकी पार्टी में क्या काम कर रहे हैं? गुजरात से अभी कितने लोग पकड़े गए हैं आपको मालूम है? आपके हरियाणा से चित्रा मल्होत्रा जो पकड़ी गई है लेडीज यूट्यूबर, वो भी आप ही की पार्टी की सदस्य है। ज्योति मल्होत्रा वो भी आप ही की पार्टी की है। वो
उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के जो एजेंट, खुफिया एजेंट आपकी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गुजरात के सबने देखा है, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं हमारी पार्टी से नहीं है और ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। नेहा जी यही कहती है, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि इनके नेता देश का अपमान करने का कितना बड़ा नहीं काम तो करते हैं। आप लोग कह देंगे तो किसी भी पार्टी से जुड़ जाएंगे क्या वो? नेहा जी मुझे बताइए जो सैनिक हमारे देश के सैनिक सदर पे लड़ते हैं, अभी सोफिया कुरैशी ने कितना बढ़िया काम करा, देश को बचाने का, पाकिस्तान को तबाह करने का काम करा। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन सर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कौन हिंसा की राजनीति कर रहा है, कौन लोगों को ठगने का काम कर रहा है, कौन जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये जनता सब देख रही है। वक्त आने पर जवाब देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।